सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो पहले में कहा रीड द फॉलोइंग पार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें ग्राफ दे रखा है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये क्या होंगे? फंक्शन होंगे हर एक जगह। तो ग्राफ को स्टडी करो। आपको ग्राफ को देख के कुछ याद है कल वाली क्लास से ही कि किस टाइप का ग्राफ है? टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, साइनम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इन सब के बारे में पता है आपको या दोबारा बताऊं? सर पता है। बहुत बढ़िया। और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाला भी मैंने बताया था आपको। तो ये जो इसके देखते हैं कि इसके बेस पे क्या क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा, तीसरा भी दे रखा है। ये तीन फंक्शन है। ये तो e की पावर x वाला है, ये है क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला, ठीक है, ये इनकी इक्वेशन दे रखी है। तो इनको पढ़ के हमें इन 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहले एफ एक्स पे बेस्ड है, बताओ एफ एक्स की डोमेन क्या होगी? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। क्या भाई? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही? अभी आएगी। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। अभी आएगी, एक मिनट। भाई अब ठीक आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक। अब देखो इसकी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, एफ एक्स वाले की। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिख दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगी, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर इसकी भी रेंज ना पता कर पाए तो फिर बहुत ही खराब बात है, आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल जीरो चल रही है इस वक्त। सर कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर। सर डोमेन पूछा है। जी, डोमेन पूछे। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, रियल नंबर, बिल्कुल ठीक है। आप कुछ भी रख दो, इसमें कोई बाउंडेशन थोड़ा ही है। और ये मैंने आपको 2.3 के एक पार्ट में भी कराया था, फिफ्थ का कोई पार्ट था। तो इसमें क्या होगा? रियल। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं, महिमा क्या रेंज होगी इसकी? सर आर, मतलब सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ही होगी, क्योंकि जैसी इसकी डोमेन है वैसी रेंज होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब जी एक्स फंक्शन को देखो, जी एक्स है ई की पावर एक्स। मैंने कल आपको बहुत सारी चीजें नोट कराई थी कि इनको नोट कर लेना, इनकी डोमेन और रेंज, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब बताओ क्या रख सकते हैं इसकी? पहले तो डोमेन बताओ आप, इसकी डोमेन, और फिर रेंज के बारे में चर्चा करेंगे। सर डोमेन तो सर रियल नंबर होगा। डोमेन कुछ भी रख लो, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, रियल नंबर। अब रेंज देखो इसकी क्या हो सकती है। सर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा था आपको कि ई की पावर वाला फंक्शन जो है उसमें आप कुछ भी रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 माइनस में ले जाओ। तो ई की पावर 0 जब भी होगा, किसी भी नंबर की पावर 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। बाकी और कुछ भी रख लो आप, बड़ा ही आएगा आंसर, ठीक है। ई की पावर 2 रखोगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव में रख लो तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन ई की पावर 1 बन जाएगा नेगेटिव में, तो तब भी ये बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 से लेके इनफाइनेट तक कभी नेगेटिव में तो आएगा ही नहीं। ये तो फंडा बिल्कुल क्लियर रखो। थर्ड, एच एक्स फंक्शन देखो क्या है। एच एक्स है एक्स की पावर 4, ये फंक्शन है हमारा। अभिषेक तुम्हें आंसर देना है इसका। बताओ इसकी डोमेन क्या होगी? थर्ड क्वेश्चन में फटाक से आंसर दिया करो भाई, इतना टाइम ना लिया करो उसमें।
अभिषेक बिस्ट। यस सर, बोल रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ बोलो। किसी और को पता है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अगर हम इसकी डोमेन के बारे में बात करें तो डोमेन क्या होगी इसकी आयुष? सर रियल रियल होगी, रियल कुछ भी नंबर। रख लो, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या बताया आपने इसका? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो अब अगर हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, इस फंक्शन में अगर हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो नो डाउट 0 ही आएगा। फिर आपने नेगेटिव में कुछ पुट करके देखा कि क्या नेगेटिव हो सकता है, तो -1 की पावर 4 यानी एक इवन नंबर है जो पॉजिटिव आएगा 1, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता इसमें आंसर, इसलिए 0 से कहा जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा रेंज इसका। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का अर्थ ये है कि 0 इसमें इंक्लूड है। कोई डाउट यहां तक भाई? नो सर। ठीक है, अब gx फंक्शन को देखो, e की पावर x वाला, उसकी रेंज पूछ ली यहां से, तो वो तो पहले ही चर्चा कर ली हमने उसके बारे में। अच्छा इसकी रेंज बताओ क्या होगी, h-5 जो फंक्शन है हमारा, रेंज ऑफ h-5 और hx ये है, x की पावर 4 ऊपर लिखा हुआ है। जिसको पता है बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी का कोई लॉजिक है भाई? सर वो ई की पावर वाला फंक्शन है ना, तो सर ई की पावर नहीं। -5 होगा। रुको, हम hx फंक्शन की बात कर रहे हैं भाई, जो मैंने लिखा हुआ है सामने। इसमें आपको h-5 की वैल्यू निकालनी है। सर 25 होगी। अगर इसमें आप -5 पुट करो पावर 4, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? रेंज का मतलब क्या होता है पहले इसको समझो। तो ये आ जाएगा 625, लेकिन 625 तो आंसर है नहीं कहीं, देखते हैं क्या लॉजिक है इसके पीछे। -5 की पावर, ये फिर इसका मतलब यहाँ पे ना भाई पावर 4 ये गलत लिखी हुई है, पावर 2 है। और वैसे भी गलत ही है क्योंकि अगर हम पैराबोला देखें ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे ही तो बनेगा, पावर 2 होगी x², तो इसको एडिट कर लेना आप। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है, तो क्या आ जाएगा 25। एक सिंपल सा लॉजिक है, रेंज कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो fx इक्वल्स टू 2x + 1 है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आए हो, बस नाम दिया गया है 11th क्लास में रेंज का। आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पहली एक्सरसाइज में, कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बताओ इसकी x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू होगी, x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 2 पे क्या वैल्यू होगी। पढ़ा था क्या भाई ये? यस। अब जैसे आपने x की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 1 आएगा, फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये 3 आएगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे तो ये 5 आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि डोमेन क्या है 0, 1, 2 और रेंज क्या है 1, 3, 5। सिंपल, बस यहाँ नाम बना रखा है, हुआ बना रखा है एक रेंज का। ठीक है, नेक्स्ट इसकी केस स्टडी देखो क्या लिखा हुआ है। A relation R from A to B can be depicted pictorial using arrow diagram. In arrow diagram, we write down the element of two set AB in such disjoint circle. वही बात बता रखी है, और कोई
कि एरो डायग्राम ऐसे बनता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वर्ड का क्या मतलब है कि वो मिले नहीं होते आपस में, डिसजॉइंट सर्कल। देन वी ड्रॉ एरो फ्रॉम सेट ए से बी की तरफ हम एरो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरीके से करके। फिर आगे एन एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड थ्रू द डायग्राम। अच्छा, अ कंपनी हैज 4 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज, असिस्ट ए सी, यानी असिस्टेंट है, असिस्टेंट है उसमें, क्लर्क है, मैनेजर है और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। फिर द कंपनी प्रोवाइड, उनको फिर पैसे भी देने पड़ेंगे काम करने के, ये अमाउंट दे रखा है टू द पीपल हु वर्क इन द कैटेगरी ए सी एम ई। तो हेयर A1 A2 A3 A4 A5 आर असिस्टेंट्स, C1 C2 C3 C4, मतलब एक थोड़ा ही होगा। अगर हम असिस्टेंट को शो करेंगे तो 5 है इसमें, अगर क्लर्क को शो करेंगे तो वो भी 4 है, ठीक है। फिर M4 मैनेजर, 3 मैनेजर रखे हुए हैं और 2 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखे हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो इनका कुछ रिलेशन दिया हुआ है, नीचे दे रखा होगा, हाँ ये रिलेशन दे रखा है भाई, ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको समझ लो पहले कि ये सैलरी है और किस किस को मिल रही है, ये सारे क्लर्क को 10-10 हजार मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी असिस्टेंट को, फिर क्लर्क को मिलेंगे 25-25 हजार, मैनेजर को मिलेंगे 50-50 हजार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मिलेंगे 1-1 लाख। यहां तक कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की कहानी। फर्स्ट में क्या कहा, Your relation define the above diagram, set P and Q is x is square of y। आप इस फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो बस अब, ठीक है। क्या रिलेशन है, ये x की वैल्यू है सारी और ये जो इनसे जुड़ी हुई है वो y की वैल्यू है, तो क्या रिलेशन है? x is the square of y। बिल्कुल सही बात है। 9 जो है किस किस से जुड़ा हुआ है, ये देख लो, 3 और -3 से है। तो अगर आप 3 का स्क्वायर कर दोगे तो भी 9 मिलना है और अगर -3 का स्क्वायर कर दोगे तो भी 9 ही मिलेगा। तो इसका मतलब x इज द स्क्वायर ऑफ y। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है, आप लोगों ने भी यही बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। The relation defined in the above arrow diagram from set B to set A, B to set A। तो x equals to 2y है या x is a square of y है या y is a factor of x है या इसमें से कुछ भी नहीं है। भाई एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी अभिषेक और महिमा, आप लोग कोई दर्शक थोड़ा ही ऑडियंस थोड़ा ही हो कि क्लैपिंग ही करोगे बस। सर समझ रहे हैं सर। भाई डिस्कस करके पढ़ो बेटा, ऐसे थोड़ा ही पढ़ते हैं। ओके सर। रेस्पॉन्स दिया करो, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना समझ आया। कौन कौन सा है? The relation defined। अभिषेक आप, आयुष दोबारा पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर सेट ए और सेट बी कौन सा है? जो उसके सामने दे रखा है, ये ए है और ये बी है। सर एग्जैक्टली सर इसमें मतलब बताना क्या है? रिलेशन बताना है, जैसे ऊपर वाले में आपने बताया कि एक्स स्क्वायर, जो एक्स वाला है वो स्क्वायर है वाई का, ऐसे यहां बताना। भाई एक बात तो क्लियर है, आप एलिमिनेट करना सीखो। क्या एक्स स्क्वायर है वाई का? नो सर। No, sir. क्या एक्स ट्वाइस है वाई का? नहीं है। Sir, क्या वाई एक्स का एक फैक्टर है? यस सर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सर सी। ठीक है, अब दूसरा, ये थर्ड वाला देखो डायग्राम,
x दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 का d से कनेक्शन, 2 का b से और 3 4 का एक c से हो रखा है। तो इसमें हमें बताना है, अच्छा कुछ और भी है कार्यक्रम, ये दूसरे वाला डायग्राम है b, ये दिया हुआ है, और तीसरे वाला डायग्राम ये दिया हुआ है। तो पूछा क्या है हमसे, इन तीनों को ध्यान से देखो आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको तीनों एक ही जगह पे दिख जाए। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना, फिर आएंगे इसके उस पर। विच अमंग द अबोव फिगर शोज अ रिलेशन बिटवीन द टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अच्छा ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सा रिलेशन शो कर रहा है दो सेट के बारे में, मतलब कौन से दो सेट है जो आपस में रिलेशन शो कर रहे हैं। क्या वो ए सी है, क्या ए बी है, या ए बी सी, इसमें से आपको बताना। डी है बी ऑप्शन, बी और सी। सर, ए और बी। ए और बी, ये सी वाला क्यों नहीं ऑप्शन होगा सी। भाई? सर सी वाले में सर जो डोमेन के दो है सर, वे किसी से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो सर ये रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये यानी सर, ये कि तो सर ऐसा लग रहा है। देखो कभी भी पहले वाले सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। क्यों नहीं बचना चाहिए, इस बात को समझो। मान लो ये आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो डोमेन तो कुछ भी रखेंगे तो आएगा ही ना कुछ तो। x के प्लेस पे आप माइनस पुट कर दो, पॉजिटिव पुट कर दो, 1 2 माइनस पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो तो आएगा ही ना वो, तो राइट हैंड साइड में सोल्व करके। तो इसलिए कभी भी अगर कोई भी रिलेशन बना रहे हो आप, तो डोमेन में कुछ भी खाली नहीं बचना चाहिए। हालांकि ऐसा हो सकता है कि को डोमेन में खाली बच जाए, ठीक है भाई। तो सी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और इसमें से क्या आंसर होगा, ए और बी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो बी वाला है सर, उसमें तो सर मतलब वो कनेक्टेड तो दिखाई नहीं रखा। महिमा थोड़ा सा लाउड बोलो या ईयरफोन वगैरह का यूज सर करो। सर जो बी वाला सेट है सर, उसमें तो कनेक्टेड मतलब सर दिखाई नहीं रखा। अच्छा, बी वाले सेट में कनेक्टेड नहीं दिखा रखा। देखो ये तो आपको कॉमन सेंस से समझना है। सर मतलब ऐसे ही। हाँ, ये मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऐसा कर दिया, जो प्रिंटिंग वाला था या जो राइटर था उसने समझ लिया कि बच्चे ज्यादा बुद्धिमान है, समझ जाएंगे कि एरो किसकी तरफ जा रहा है। ओके सर। ठीक है, 1 का 5 से है, m का 6 से है, n का 7 से है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब थी, लेकिन उसको बस ऐसे समझना है लॉजिक से। अब ये चीज मैंने आपको कई बार करा रखी है। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी पी क्यू देन द नंबर ऑफ रिलेशन। इसको भी गलत करोगे तो फिर क्या ही पढ़ाई है भाई। सर 2 to the power PQ। बहुत बढ़िया, सर डी होगा सर। डी होगा, सही बात है, 2 की पावर पी क्यू। देखो ये ना इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं सबका पोस्टमार्टम कर दो आप। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ m एलिमेंट देके कि a सेट में m एलिमेंट है, बताओ इसके सबसेट कितने हैं, तो 2 की पावर m हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि a और b दो सेट हैं, पहले वाले में m एलिमेंट है, दूसरे वाले में n एलिमेंट है, तो इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, ठीक है, कितने रिलेशन बनेंगे, तो 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा। अगर पूछा जाए कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे, तो m इंटू n हो जाएगा। तो अब ऐसे जब एक साथ पढ़ोगे ना करके सारे कंफ्यूजन वाले चीजों को, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप चाहो तो ये मेरा सजेशन भी मान सकते हो कि आप नोट करके ऐसे क्वेश्चन को जो आपको कंफ्यूज करें फ्यूचर में एक जगह लिख लो। ठीक है, ये क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ सबसेट, ये क्या बताया, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में कितने आएंगे, और ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन। तो क्लियर हो गया ना यहाँ तक भाई? यस यस सर। सर।
चलो फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आओ। समझो बात को, क्या कहा, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट में पी क्यू वही सेम है, तो नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की में कितने फंक्शन है, मतलब देखो कितना गोल्डन क्वेश्चन है कि एक और बात आपको नहीं सिखाएगा है कि फंक्शन कितने बन सकते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, रिलेशन कितने बन सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, सबसेट कितने बन सकते हैं। अब हम सीखेंगे फंक्शन कितने बन सकते हैं। बताओ, गेस करो कौन सा होगा। और इसी में ही एक चीज और ऐड कर लेना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। तो ये कल भी आया था क्वेश्चन, 2 की पावर m-1, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। ये जो 5 है ना, उसको हटा दिया जाए तो m-1 हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ फंक्शन पे। देखो भाई, इसका डी आंसर है। नोट कर लेना कि अगर ए सेट है उसमें m एलिमेंट है, अगर बी सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो आपको नंबर ऑफ फंक्शन अगर पता करने हो तो कैसे पता करोगे, n की पावर m। ठीक है भाई, फंक्शन किस तरीके से होता है, a से b पे होता है। ठीक है, तो a के एलिमेंट कितने हैं m, b के एलिमेंट कितने हैं n, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे n की पावर m। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, मान लो कोई सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट है और बी सेट में 4 एलिमेंट है, तो आपको फंक्शन पता करना है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। समझ आई बात? यस सर। अब सोचो जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के चला जाएगा बेचारा, उसको क्या पता चलेगा इन चीजों का। सैंपल पेपर इसलिए जरूरी होते हैं। सैंपल पेपर से एक चीज याद आई, आपने सुना है कभी न्यूज में, आप भाई इतने छोटे तो रहे नहीं कि आप न्यूज नहीं देखते, देखते होंगे थोड़ी बहुत। जैसे इंडिया की जो आर्मी है या नौसेना है हमारी, जो ऊपर वायुसेना है, और बाकी और देशों की है, वो साथ में युद्धाभ्यास करते हैं। सुना है कभी आपने कि इंडिया की, जिनके बैकग्राउंड आर्मी से हैं जिन बच्चों के, वो तो समझ गए होंगे इस बात को। ऐसा होता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे, युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। इंडिया और श्रीलंका साथ में 3-3, 4-4 देश मिलकर करते हैं। सोचो ऐसा क्यों होता होगा। कुछ लॉजिक लगाओ सर। टीम वर्क। टीम वर्क, सही बात है, एक रीजन हो गया। कोई दूसरा रीजन बताओ। सर दूसरे के मतलब सर मतलब दूसरे के स्ट्रैटेजी पता लगाने के लिए। दूसरे की स्ट्रेटजी पता करना। चलो कुछ तो बताया, और बताओ आयुष, क्या हो सकता है। सर पावर बढ़ जाती है। पावर बढ़ जाती है। देखो अब मैं बताता हूँ भाई, युद्ध की ट्रेनिंग जब वो करेंगे तो अचानक अगर कहीं से वॉर का आ गया कि उधर कारगिल पे अटैक हो गया, कहीं हो गया, तो वो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और अलग अलग देशों के साथ में करने के बाद उनको स्किल्स भी पता होंगे, ट्रेनिंग का स्ट्रेटजी भी पता होगी, पावर भी उनके, मतलब टीम वर्क की भावना भी होगी, उनमें सारी चीजें होंगी। तो वो क्या है, वो युद्ध की प्रैक्टिस ही तो है। अल्टीमेटली हमने सेना को किस लिए तैयार करा, युद्ध के लिए, कि युद्ध में कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत हम अटैक कर सके, बचा सके देश को अपने। और वो ऐसी प्रैक्टिस करके वो वैसे तो कर रहे हैं जैसे आप लोग सैंपल पेपर कर रहे हो। ठीक है,
अगर वो ये प्रैक्टिस ना करें और आप सैंपल पेपर ना करो, भले ही आप कितने बड़े ज्ञानी हो, एग्जाम में गलतियां करोगे ही करोगे। आपने अंडरटेकर का नाम सुना है? जी सर, बिल्कुल सर। कुछ तो फैन भी होंगे अंडरटेकर WWE के। एक अंडरटेकर है जो अपना खली था, जॉन सीना। सपोज ये लोग हैं, बहुत पावरफुल हैं भाई, कहीं कहीं को 20-20 को पटक देते हैं, ठीक है। अगर सर ही इन वाज आल्सो लोगों नोन को, बाय डेड मैन। हाँ जी सर ही वाज आल्सो नोन बाय डेड मैन। जी, तो अगर इनको हम बिना ट्रेनिंग के सीमा पे भेज दें तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा ना इनसे। तो इनको स्ट्रेटजी थोड़ा ही पता है वो आर्मी वालों की, ऐसे करना वैसे करना, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जो काम आप करने वाले हो, आप अल्टीमेटली पेपर देने वाले हो, तो पेपर की प्रैक्टिस तो करो कम से कम। यही बेहतर तरीका है। अदरवाइज घूमते रहो, आपके साथी लोग बहुत सारे घूम रहे होंगे कि साइकिल ली इधर से उधर चले, स्कूटियों पे फिर रहे होंगे, ट्यूशन में पैसे बर्बाद कर दो। आप देखना, अगर तरीके से पढ़ोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और सैंपल पेपर एक तो मैं करा ही दूंगा, बाकी दूसरे का भी देखता हूँ अरेंज करके, डुकार्ट वाला है कोई सा। तो आप लोग भी अपने पास रखो सैंपल पेपर ऑफलाइन। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी हमारी थर्ड। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। तो ये ग्राफ कौन से फंक्शन का है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है? बताओ, हिम्मत करो। मैं आपको याद दिला दूं, आपने क्या पढ़ा हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, और क्या पढ़ा हुआ है? पैराबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और क्या पढ़ा हुआ है? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का ये तो ये है मॉडुलस फंक्शन, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कभी नेगेटिव नहीं होता, जो पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई? सर हाँ जी, sir, this type of question is coming exam or this is only for practice? हाँ प्रैक्टिस तो करनी है इनकी। Okay sir. एग्जाम में भी यही आएंगे भाई। ओसवाल पब्लिकेशन जो है वो सबसे ऑथेंटिक है। सर एक्चुअली सर वही पूछा सर कि एग्जाम में सर ये आएंगे या फिर सर ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही है? मेरे भाई, अगर एग्जाम में आपके ना आते तो मैं कराता क्यों? आपको सर वो प्रैक्टिस सवाल उसी का चीज की तो कराई जा रही है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक ओके है। सर, ओके सर। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ कि आपके डीपली क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि काम बहुत आसान कर दिया सरकार ने आपके लिए। सिर्फ आपको बैठ के टिक करने हैं आंसर। पहले क्या था कि लिखने पर, वे ऑफ राइटिंग पे भी नंबर कटा करते थे। अब तो कोई झंझट ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए डीपली क्वेश्चन आएंगे। चलो ये पहचान लिया आपने, मॉडुलस फंक्शन है। और ये क्यों है मॉडुलस फंक्शन? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, एक्स डालो वाई हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन। फिर दूसरा दे रखा है, ये भी आप पहचान सकते हो कौन सा फंक्शन है। बताओ कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड वाला बताओ कौन सा फंक्शन है? ये वाला, ये है साइनम फंक्शन, जिसमें बस तीन ही बातें फीड होती हैं, 0, -1 और +1। क्लियर है? तो इन सब फंक्शन के बारे में हर एक चीज आपको रटी होनी चाहिए, इनकी डोमेन, इनकी रेंज। ठीक। तो फर्स्ट वाले में बताओ, जो आपका मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? यानी अगर मैं ये फंक्शन लिख देता हूं आपके सामने,
इसकी डोमेन क्या होगी? सर सी। सर सी। सी बिल्कुल ऑप्शन। ठीक है, कुछ भी रखो, किसी ने हाथ नहीं पकड़े आपके कि रियल नंबर में कोई दिक्कत आ जाएगी। सेकंड पे आ जाओ, एच एक्स, यानी जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, एच एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसमें रेंज बतानी है क्या होती है। सर डी। बहुत बढ़िया, इसका डी ही होगा, और ये ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, देखो डी क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटीजर ही आते हैं, हम ऑल रियल नंबर नहीं इसको लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, समझो बात को, क्योंकि इसमें डेसिमल में कभी नहीं आएगा 0.5, या माइनस में कभी नहीं आएगा 0.5, या फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, ये तो इंटीजर को कैप्चर करता है। अगर 0.5 इसके अंदर है तो ये 0 को लेगा, अगर 1.5 है तो ये 1 को पकड़ेगा, तो इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंटीजर है। समझ आ गया ना सब कुछ? सर इंटीजर पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, इंटीजर तो 0 और नेगेटिव पॉजिटिव सारे होते हैं ना। जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो नंबर सिस्टम का। अब gx जो फंक्शन है, यानी साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन क्या था? साइनम फंक्शन ये था बच्चों कि अगर x की जगह 0 रख दो तो आपको 0 ही देगा। अगर x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखते हो तो 1 आएगा, x की वैल्यू 0 से छोटी रखते हो तो -1 आएगा। सर एक सेकंड सर, नोट कर लेता हूँ। यस सर। तो रेंज क्या होगी इसकी? सर सी। सी ऑप्शन हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। द वैल्यू ऑफ h -0.23, h देखो क्या है, h है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे बताना आप, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत काम आ रहा है आपके, कुछ सार्थक है चीजें। अगर आप इसमें -2.3 रखते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो बताओ क्या वैल्यू बाहर आएगी? सर 2। -2 भाई। जैसे -2 ओके तो सर। सी ऑप्शन लगा दूं? यस सर, बिल्कुल सर, लॉक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, चलो फिफ्थ वाले को बताओ फिर। f10, f ढूंढो कौन सा फंक्शन बताया था मैंने, f बताया था मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अगर मॉडुलस फंक्शन में 10 पुट कर दो तो ये तो सबसे ही आसान हो गया, सर 10 हो गया सर। ऑप्शन बी 10 आ जाएगा। तो ये हमने इसकी सारी केस स्टडी कर दी कंप्लीट, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ आप लोगों ने कितना ट्राई करा इसमें असर्शन रीजन और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट वाला सेक्शन था? सर एमसीक्यू वाला सेक्शन पूरा कर लिया था। वेरी गुड। तो आज के लिए बस थोड़ा सा ही काम है। क्या काम है कि आपको असर्शन रीजन के 5-7 क्वेश्चन जितने भी हैं इसको निपटा दो। ओके सर। ठीक है भाई, चलो ओके सर। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।